इस वीडियो में केवल 5 सवाल लूंगा और इनके माध्यम से जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड काफी विषय बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। हालांकि ये जयपुर प्रजामंडल का हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे, पार्ट 2 या हो सकता है पार्ट 3 भी आएंगे। और जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड ये सभी वीडियो देखने के बाद कोई किताब टच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले अगर राजस्थान जीके पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आप राजस्थान जीके पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर मुझसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, मात्र 499 रुपये 5 महीने के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो 9785398040 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जयपुर प्रजामंडल। ये पहला सवाल है, जयपुर रियासत में हुई निम्नलिखित राजनीतिक गतिविधियों का सही क्रम क्या है? ये अलग अलग गतिविधियां हैं। मोतीलाल दिवस, अनाज निकासी आंदोलन, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, हिंदी राजभाषा आंदोलन, रेजेंसी काउंसिल आंदोलन और चरखा संघ की स्थापना। देखो, इसको हम शुरू करें तो उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था, एक बार विषय को मैं कनेक्ट कर देता हूं। जो जयपुर प्रजामंडल का राजस्थान में प्रजामंडल का जो वीडियो बन था कि वर्ष 1927 में बॉम्बे में एक संगठन की स्थापना हुई थी। भारत में जितनी भी रियासतें हैं, इन रियासतों के नेताओं ने मिलकर 1927 में एक संगठन बनाया था, वो था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये तो हम जानते हैं कि इसका गठन क्यों हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की जो अभी तक नीति थी 1927 तक, वो रियासती जनता को ज़्यादा सपोर्ट करने वाली नीति नहीं थी। हालांकि 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने ये जरूर प्रस्ताव पारित कर दिया था कि रियासतों की जो जनता है वो भी कांग्रेस की मेंबर बन सकती है, लेकिन इससे उनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली थी। तो फिर रियासतों के नेताओं ने यह तय किया कि हम लोग मिलकर ही एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे जो रियासती जनता की आवाज़ को उठाए। और इसके संबंध में मैंने बताया था, इन लोगों ने एक मीटिंग की थी 1922 में पूना में। उसके बाद एक समिति का गठन किया था, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1926 में, उसी के आधार पर इन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया था, ये मैं बता चुका। इसके बाद इसकी एक इकाई बनाई गई राजस्थान, पूरे राजस्थान लेवल पर, और उसको कहा गया राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। वो 1928 में गठित हो गया था। क्या नाम था? राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। ये 1928 में बन गया था। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में अजमेर, ये यहाँ पर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राम नारायण चौधरी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और इसके बाद से फिर राजस्थान में जो रियासतें थी, ये तो राजस्थान लेवल पर था ना, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। तो इसके गठन के बाद फिर अन्य रियासतों के लेवल पर जो संगठन बनाए गए थे उन्हीं को प्रजामंडल कहा गया था। ये इतना हम समझ चुके थे। अब हालांकि जयपुर में भी जो प्रजामंडल बना था 1931 में, जयपुर प्रजामंडल के नाम से बना था। लेकिन जो सवाल पहला हमारे सामने आया है कि साहब ये जो संगठन है ये सब राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1931 में जब जयपुर प्रजामंडल बना था तभी जयपुर की जनता में, आम जनता में एक राजनीतिक जागरूकता आई थी। वो जागरूकता पहले से थी, क्योंकि 1931 से पहले भी कई ऐसे आंदोलन या धरने प्रदर्शन हुए थे, कई ऐसे संगठन बने थे जो इस बात को दर्शाते हैं कि जयपुर की जनता में राजनीतिक जागरूकता थी। अब इनका क्रम हमको देखना है कि इसमें किस क्रम में जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है बाद में। इसकी बात करते हैं पहले मोतीलाल तेजावत दिवस की। देखो, जयपुर में मोतीलाल तेजावत दिवस मनाया गया था 5 अप्रैल 1931 को। पूरा डिटेल से बताऊंगा। 5 अप्रैल 1931 को क्यों मनाया गया था ये तो हम जानते हैं। मोतीलाल तेजावत कौन थे? ये आ जाइए इनकी इमेज पर। ये है मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने उदयपुर के क्षेत्र में, यानी जो राजस्थान में आदिवासी का जो क्षेत्र है, ये इधर आइए, ये वाला जो हिस्सा है, उदयपुर हुआ, चित्तौड़ हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इस हिस्से में इन्होंने जनजातियों में एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था। मुख्य रूप से भील और गरासियों में, जो राजस्थान की जनजातियां हैं, भील और गरासिया, इनमें एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था और उसको कहा गया एक ही आंदोलन। ये बात आप जानते होंगे, एक ही आंदोलन। और भील इनको कहते हैं
मतलब भील जनजाति में इनको जाना जाता है भीलों के मसीहा के नाम से। ये बात भी आप भली भांति परिचित होंगे। इनको कहा जाता है भीलों का मसीहा। इनको वर्ष 1929 में गिरफ्तार कर लिया था। उस गिरफ्तारी तक मैं आऊं तो थोड़ी सी आपको और सूचना और जानकारी इनके संबंध में उपलब्ध करवा देता हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम किसी विषय को रट रहे हैं। दरअसल इनका जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का 1887 में। कहाँ गए ये मोतीलाल तेजावत 1887 में ये जन्मे थे। एक गांव आता है कोल्यारी, ये उदयपुर, उस समय मेवाड़ रियासत में आता था, वर्तमान उदयपुर में है। उदयपुर में एक जगह है झाड़ोल, उस झाड़ोल में ये गांव आता है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बाद में सरकारी नौकरी भी ज्वाइन की, ठिकाने की नौकरी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है तो उस नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया। और नौकरी को छोड़ने के बाद उनमें राजनीतिक जागरूकता लाने की कोशिश की। जनजातियों को ये कहा, भीलों को, ग्रासियों को, कि जब तक आपके लगान, अनुचित जो लगान है, लाग बाग है, वो समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक आप लगान देना बंद कर दो। जनजातियों को संगठित करने की कोशिश की, इकट्ठा करने की कोशिश की, इसीलिए तो एक करने की कोशिश की, तो जो आंदोलन चलाया उसको एक ही आंदोलन कहा गया। उसकी शुरुआत की थी उन्होंने 1921 से। एक जगह है मातृकुंडिया, जो वर्तमान चित्तौड़ में आता है। ये चित्तौड़ है, यहाँ पर, इसको हटाओ एक बार। ये चित्तौड़ है, यहाँ पर एक जगह आती है मातृकुंडिया। धार्मिक मेला लग रहा था यहाँ 1921 में, और वहीं पर इन्होंने, जब बहुत सारी संख्या में किसान और जनजातियां एकत्रित हुई, तो उन लोगों को संबोधित किया और वो लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद उनको लगा कि हाँ भैया, ये व्यक्ति हमारा उद्धार कर सकता है, तो उन्होंने इनको मसीहा कहना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत आंदोलन भी चलाए, लेकिन बाद में जब सरकार इनको गिरफ्तार करने पर तुली हुई थी और ये इधर उधर छिप रहे थे, तो महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने 1929 में अपनी गिरफ्तारी दे दी। हालांकि इसके बाद फिर ये काफ़ी लंबे समय तक गिरफ्तार रहे थे। 1936 में इनको रिहा किया गया था। लेकिन जब ये गिरफ्तार किए गए थे 1929 में, तो इनको रिहा करने के लिए ही, थोड़ा सा और समझ लेना, गिरफ्तार किया गया था इनको खेड़ ब्रह्मा, जो वर्तमान सिरोही में आता है, और यहाँ से इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, मेवाड़ सरकार को दे दिया था, और मेवाड़ सरकार ने यानी उदयपुर में इनको जेल में ठूंस दिया गया था। तो बाद में इनको रिहा कराने के लिए जयपुर में, ध्यान रखना, ये मोतीलाल दिवस जयपुर में मनाया गया था। कब? 5 अप्रैल 1931 को। ये आ जाओ, तो ये 5 अप्रैल 1931, इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1931। हम बाद में, अब ये लास्ट में तय करेंगे कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है, क्रम के आधार पर। क्लियर है? अगला ध्यान दो, अनाज निकासी आंदोलन। देखो, बात है 1925-26 की। ये भी जयपुर में हुआ था। इस समय अकाल की स्थिति थी जयपुर में। ये जयपुर, ये यहाँ आ जाओ। तो 1925-26 में अकाल की स्थिति थी, लेकिन बावजूद इसके जयपुर राज्य का जो अनाज है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, निर्यात किया जा रहा था। तो जयपुर की जनता ने आंदोलन किया कि जब यहाँ पर ही अनाज की कमी है तो आप लोग बाहर क्यों भेज रहे हो, पहले यहाँ पर तो पूर्ति हो जाने दो। जब यहाँ पर पूर्ति हो जाए, हर किसी के पास में पहुंच जाए, तो फिर अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो उसको आप बाहर भेज सकते हो, अगर सरप्लस हो तो इसी के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था 1925-26 में, अनाज निकासी आंदोलन। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रख लेना। इसके अतिरिक्त तीसरा कौन सा है? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। तो ध्यान देना, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और हमको चलना पड़ेगा अर्जुन लाल सेठी के पास में। हालांकि इनके संबंध में मैंने पहले भी बताया है। ये अर्जुन लाल सेठी हैं, जो किसी समय अंग्रेजों के सिरदर्द बन गए थे, और इनको 1913 में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके वेल्लूर की जेल में डाल दिया गया था, जो उस समय मद्रास प्रांत में आता था। दरअसल इन पर यह आरोप यह लगाया था, इनका क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे और हिंसक तरीके से भाग लेते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक महंत की हत्या का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था कि उसकी हत्या करके पैसा जुटाया जाए और उस पैसे से फिर हथियार खरीदे जाएं और अंग्रेजों के सिर में दर्द किया जाए। लेकिन महंत की हत्या तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उनकी हत्या इन्होंने की, और उसको निमेज हत्याकांड के नाम से जाना गया। 1913 की ये बात है। और बाद में पकड़ में आ गए और अंग्रेजों ने इनको जेल में ठूंस दिया, वेलूर जेल में इनको डाल दिया गया, और फिर 1919 में रिहा कर दिया। रिहाई का कारण भी ये था कि अंग्रेज जो हैं ये बोले, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने हमारा अच्छा सहयोग किया, इसीलिए हम प्रसन्न होकर जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करते हैं। इनको रिहा कर दिया गया। तो इनका परिचय मिल गया। थोड़ा सा और परिचय ले लो। जयपुर में जन्मे थे, जयपुर से ये संबंधित थे। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक समिति का गठन किया था जिसको जैन शिक्षा प्रचारक समिति कहा गया, 1905 में। ध्यान रखना, 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक
समिति। इस समिति के तत्वाधान में इन्होंने कुछ स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई थी। सब वर्धमान के नाम से थे, ध्यान रखना, वर्धमान। तो वर्धमान स्कूल या विद्यालय, वर्धमान छात्रावास यानी हॉस्टल, और वर्धमान पुस्तकालय। ये बनाने का उद्देश्य ये था, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भर्ती करो, उनको पढ़ाओ और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करो। आपने प्रताप सिंह बारट का नाम सुना होगा, वो यहीं पर पढ़े हुए थे, प्रताप सिंह बारट, जिनके बारे में पिछले पार्ट में मैं आपको बता चुका। कहाँ गए ये प्रताप सिंह बारट? तो पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, राजस्थान प्रजामंडल के पार्ट 1 में, वहाँ जाकर आप देख लेना। वापस उसी बात का दोहराव करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा अर्जुन लाल सेठी के संबंध में और बता देता हूँ, इनकी कुछ किताबें हैं, वो भी आप ध्यान रख लेना। जैसे एक तो है स्त्री मुक्ति, एक है शूद्र मुक्ति और एक है महेंद्र कुमार। ये भी हालांकि मैंने बताया, लेकिन कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार। कुछ बातें और इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है भारत में अंग्रेजी राज या भारत में ब्रिटिश राज। उन लेखक का नाम है पंडित सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल। कौन सी किताब लिखी है? भारत में अंग्रेजी राज या भारत में ब्रिटिश राज। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज या अंग्रेजी राज। तो इसके लेखक पूछे जा सकते हैं, लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल। अब पंडित सुंदरलाल ने इनके संबंध में क्या कहा है, तो वो ध्यान रखना। इन्होंने कहा है कि अर्जुन लाल सेठी जो हैं, ये दादीची ऋषि जैसा दृढ़ता और त्याग लेकर पैदा हुए थे, और जिस दृढ़ता के साथ जन्म लिया उसी दृढ़ता के साथ इन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो ये पूछा जा सकता है ये कथन किसका है और किसके संबंध में है, और पंडित सुंदरलाल जिनका ये कथन है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, तो ये आपको इसका उत्तर मिल गया। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। ठीक है, और इसी के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान हॉस्टल और वर्धमान लाइब्रेरी ये बनाए गए थे। अगला है हिंदी राजभाषा आंदोलन। तो देखो ये जयपुर में चलाया था 1922 में, 1922। कारण क्या था? कारण ये था भैया, पहले रियासतों पर ज़्यादातर जो कामकाज होते थे प्रशासनिक, वो फारसी भाषा में होते थे। तो जिनको फारसी आती थी वो लोग अच्छे पदों पर पहुंच जाते थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा तो फारसी की जगह अब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को महत्व देना शुरू कर दिया गया। लेकिन जयपुर की जो लोकल जनता थी, जिनकी फारसी या अंग्रेजी पर कमांड नहीं थी, या कुछ लोगों की अगर कमांड थी भाषा पर अच्छी, तो भी उनको राज्य सरकार की नौकरियों में नहीं लिया जाता था या उच्च पदों पर उनको नहीं पहुंचाया जाता था। इसीलिए यहाँ पर जयपुर में एक आंदोलन चलाया गया, हिंदी राजभाषा आंदोलन, कि साहब सरकारी कामकाज जो है वो हिंदी भाषा में किए जाए और हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया जाए। इसको चलाने वाले जो प्रमुख नेतृत्व करता थे उनके नाम भी ध्यान रख लेना। एक तो थे ठाकुर कल्याण सिंह और इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर वर्मा। तो इनके बारे में भी मैं लिख देता हूं, इसको तो हटाओ। ठाकुर कल्याण सिंह और श्याम सुंदर वर्मा। थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान रख लेना। श्याम सुंदर वर्मा के द्वारा जयपुर में एक समाचार पत्र निकाला गया था जो डेली छपता था, वो था जयपुर समाचार। जयपुर समाचार पूछा जा सकता है कब निकाला गया? 1942 में निकाला था। ठीक है, और साप्ताहिक था या दैनिक? दैनिक था। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में और दैनिक का मतलब डेली, तो ये डेली आता था, तो ये दैनिक था। ठीक है साहब, तो ये भी हमको इसका उत्तर मिल गया। हिंदी राजभाषा आंदोलन जो है 1922 में चलाया गया था। मुख्य नेतृत्व करता थे ठाकुर कल्याण सिंह और श्याम सुंदर वर्मा। श्याम सुंदर वर्मा के द्वारा 1942 में एक समाचार पत्र निकाला गया था, जयपुर समाचार करके, और वो समाचार पत्र दैनिक हुआ करता था। ओके, अगला है रीजेंसी काउंसिल हत्याकांड। तो देखो ये जो घटना हुई थी, ये हुई थी सितंबर 1927 में। अब क्या है ये हत्याकांड, तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ और जयपुर के शासक के पास लेके चलता हूँ, सवाई माधो सिंह सेकंड। तो कहाँ गए माधो सिंह सेकंड? ये रहे। देखो भैया, माधो सिंह सेकंड जो 1880 से और 1922 तक जयपुर के शासक रहे। जब इनका निधन हुआ 1922 में, तो अगले शासक बने सवाई मान सिंह सेकंड। ये लो, ये इनके उत्तराधिकारी थे, मान सिंह सेकंड। अब मान सिंह सेकंड जब 1922 में जयपुर के शासक बने तो इनकी आयु उस समय 10 वर्ष थी। मतलब इनका 1912 में जन्म हुआ था, 10 साल के ये थे। अब अंग्रेज क्या करते थे? ज्यादातर रियासतों ने, राजपुताना की रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की हुई थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, यदि किसी रियासत का शासक अल्पवयस्क होता था
तो या तो वो किसी को प्रशासक बैठा दिया करते थे, किसी अंग्रेज अधिकारी को, जब तक वो बालक वयस्क ना हो जाए, या फिर कोई कमेटी का गठन कर दिया जाता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं कि 1835 ईस्वी में जब जयपुर के शासक बने थे सवाई राम सिंह सेकंड, शायद उनकी इमेज मैंने नहीं ली, कोई बात नहीं, बता देता हूं। 1835 में जयपुर के शासक बने थे सवाई राम सिंह सेकंड। वयस्क नहीं थे, छोटे से बालक थे। राम सिंह सेकंड वही जिनके शासनकाल के दौरान राजपुताना में 1857 की क्रांति हुई थी, और सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर रियासत को इस क्रांति से अलग रखा था। अंग्रेजों का खूब साथ उन्होंने दिया था। जयपुर रियासत में मैंने बताया है इस संबंध में। तो 1835 में जब वो वयस्क नहीं थे, तो अंग्रेजों ने उनके वयस्क होने तक जयपुर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, और यहां का प्रशासक नियुक्त किया था एक अंग्रेज अधिकारी को, मेजर जॉन लुडलो। क्या नाम था? मेजर जॉन लुडलो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शासक वयस्क नहीं है तो अंग्रेज स्वयं वहां की बागडोर अपने हाथों में ले लिया करते थे। तो ऐसा ही सवाई मानसिंह सेकंड के समय भी हुआ। ये वयस्क नहीं थे तो एक काउंसिल बना दी गई जिसको रिजेंसी काउंसिल कहा गया। इसको तो मैं साफ कर दूं, ये कहा गया रिजेंसी काउंसिल। अब रिजेंसी काउंसिल के समय प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया और काम न करने की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए जयपुर की जनता परेशान थी। उन्होंने आंदोलन किया कि हटाओ, ये काउंसिल हमको नहीं चाहिए, और आप तो जयपुर राज्य की बागडोर जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड के हाथों में सौंप दो। उन्होंने विरोध किया। जब विरोध किया तो उन पर गोलियां चला दी गई और गोलीकांड हुआ 1 सितंबर 1927 को। यह ध्यान रखना, 1 सितंबर 1927 को गोलीकांड हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई और 36-37 के आसपास लोग घायल हो गए थे उसमें। अब लोगों का विरोध और बढ़ा, क्योंकि कभी भी आंदोलन को ज्यादा दबाव से तो कुचला तो जा ही नहीं सकता, प्यार से समझाया जा सकता है लोगों को। तो यहां पर अब उनको छींटे देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या किया, एक जांच आयोग बना दिया गया कि ठीक है साहब, जो दोषी होंगे उनको सजा देंगे। अब जांच आयोग क्या काम करते हैं, ये तो जैसा पहले होता था वैसा ही आज होता है, सब आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन ध्यान रख लेना, ये जो रिजेंसी काउंसिल हत्याकांड हुआ था, इसका जांच आयोग के 2 मेंबर बनाए गए थे। एक थे नानक राम जौहर, या जिनको नानक राम जौहरी कहा जाता है, और एक थे सैयद इफ्तिखार हसन। नाम लिख देता हूं मैं, नानक राम जौहर या जौहरी, और एक सैयद इफ्तिखार हसन। सैयद इफ्तिखार हसन। तो ये 2 उस जांच आयोग के मेंबर बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर पूरा आपको उत्तर मिल गया होगा, रिजेंसी काउंसिल हत्याकांड कब हुआ था, 1927 में। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, चरखा संघ। तो देखो, चरखा का नाम आते तो दिमाग में गांधी जी का चित्र आ जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी तो स्थापना हुई थी 1927 में। अब चरखा संघ कब और किसके द्वारा बनाया गया, तो एक व्यक्ति के पास हम चलते हैं जिनके संबंध में पिछले वीडियो में मैंने बताया है। कहाँ गए, ये जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बारे में जानते हैं, गांधी जी के काफ़ी क्लोज थे। इनको थोड़ा हटा लेते हैं हम। गांधी जी के काफ़ी क्लोज थे, तो गांधी जी चरखे को बढ़ावा देते थे, तो इन्होंने भी चरखे को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जयपुर में 1927 में एक संघ बनाया जिसको चरखा संघ कहा गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, ये गांव आता है अमरसर गांव, अमरसर में बनाया गया था। तो चरखा संघ की स्थापना करने में एक और व्यक्ति इनके साथ थे जिनका नाम था बलवंत सावलराम देशपांडे। बलवंत सावलराम देशपांडे, इनके संबंध में थोड़ी सी बात अभी और करूंगा। तो इन दोनों के द्वारा, जमनालाल बजाज और बलवंत सावलराम देशपांडे के द्वारा 1927 में जयपुर रियासत के अमरसर गांव में चरखा संघ की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, जमनालाल बजाज के बारे में आप जानते हैं, पिछला वीडियो आपने देखा है। क्या बोलते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सारा सब समझा दिया था मैंने। 5वां पुत्र। जन्म कहाँ हुआ था, सीकर में। थोड़ा सा फिर से दोहरा देता हूं, सीकर में कौन सा गांव, काशी का बास। काशी का बास। अपने आप को क्या कहते थे, गुलाम नंबर 4। देखो इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 आता है, 4 नवंबर 1899। और अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्यों कहते थे, ये कहते थे साहब पहले नंबर का गुलाम कौन है, मेरा देश। दूसरे नंबर के गुलाम राजे रजवाड़े। तीसरे नंबर का गुलाम मेरा खुद का क्षेत्र, ये जो सीकर वाला क्षेत्र है। और चौथे नंबर का गुलाम मैं हूँ खुद। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि भी दी थी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है। केवल यहाँ दोहराव कर रहा हूँ, इसलिए पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा। लेकिन राय बहादुर की उपाधि को 1920 में इन्होंने त्याग दिया था, जब महात्मा गांधी ने कोलकाता अधिवेशन में
कोलकाता अधिवेशन में 1920 में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जब पारित किया था तो इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। हिंदी को ये कहते थे ईमान की भाषा। क्लियर है साहब, ये जवाब मिल गए। इसके अतिरिक्त वापस आ जाइए उस विषय पर, कहाँ गई इमेज। इनके बारे में और बता रहा था मैं, बलवंत सांवलराम देशपांडे जो इनके साथ थे और इनके द्वारा भी जमनालाल बजाज के साथ मिलकर चरखा संघ की स्थापना की गई थी, तो थोड़ा सा इनके संबंध में ध्यान रखना। बलवंत सांवलराम देशपांडे की पत्नी थी रमा देवी देशपांडे। ठीक है साहब। अब आगे चलकर जब आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि जयपुर प्रजामंडल का गठन होगा पहले 1931 में, फिर पुनर्गठन होगा 1936 में, बाद में जयपुर प्रजामंडल जब आगे चलकर सत्याग्रह करेगा तो उसी सत्याग्रह में ये रमा देवी देशपांडे महिलाओं का कुछ जत्था लेकर गई थी और सत्याग्रहियों के तौर पर गिरफ्तार हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है रमा देवी देशपांडे कौन से प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों से। इनके साथ साथ कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई थी, उनके नाम भी ध्यान रख लेना, जैसे सुशीला, सुमित्रा, शारदा, विद्या, इंदिरा। लिख देता हूं, सुशीला, सुमित्रा, शारदा, विद्या और इंदिरा। हालांकि इनके अतिरिक्त और भी महिलाएं थी, जैसे दुर्गावती देवी शर्मा, वो भी आ गया विषय तो बता देता हूं। दुर्गावती देवी शर्मा, ये जिनकी पत्नी थी, एक व्यक्ति थे ताड़केश्वर शर्मा, उनकी पत्नी थी, वो भी एक अच्छे खासे नेता थे, जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियों में भी अच्छे नेता थे, और शेखावाटी में जो किसान सभा कार्यरत थी उसके भी एक अच्छे नेता थे, ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा। ये नाम ध्यान रख लेना क्योंकि अब बाद में फिर आएगा। ताड़केश्वर प्रसाद शर्मा, उनकी पत्नी थी दुर्गावती देवी शर्मा, ये भी गिरफ्तार हुई थी। खैर वापस विषय पर आ जाइए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। चरखा संघ की स्थापना कब हुई। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है कि जयपुर रियासत में ये जो निम्नलिखित राजनीतिक गतिविधियां हुई इनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम का मतलब शुरू से लास्ट की ओर इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो इनमें कौन सी 1905 की जैन शिक्षा प्रचारक समिति, तो पहला आएगा सी। अच्छा ठीक है, दूसरे नंबर की कौन है 1905 के बाद 1922 राजभाषा आंदोलन, तो दूसरा आएगा हमारा डी। ठीक है, 1922 के बाद कौन सी घटना हुई है 1925 और 26 की अनाज निकासी आंदोलन, तो यह आएगा हमारा बी। अब 25-26 के बाद कौन सी घटना हो रही है 1927 में, तो देखो भैया 1927 में पहले ये आपका आएगा चरखा संघ यानी कि एफ, ये दोनों 1927 में हो रहे ना, तो चरखा संघ आएगा। चरखा संघ के बाद फिर आएगा आपका रीजेंसी काउंसिल हत्याकांड, ये आएगा आपका ई, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा मोतीलाल दिवस जो 1931 में हुआ था यानी ए। तो ये सही क्रम है सी डी बी एफ ई ए। क्लियर है। अब देखो ये तो राजनीतिक गतिविधियां, आपको एक आइडिया मिल गया कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से पहले भी जयपुर की जनता में राजनीतिक जागरूकता तो थी ही, क्योंकि जब जब उनके अधिकारों का अतिक्रमण होता था तो किसी भी प्रकार से वो लोग आंदोलनरत तो थे ही। इसके अतिरिक्त तो कुछ और आप संगठनों के नाम ध्यान रख सकते हैं जिनके संबंध में अभी और क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एक तो विद्यार्थी मंडल, प्रयास परिषद, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ये संगठन कौन सी रियासत से संबंधित है, तो प्रयास परिषद। इसके अतिरिक्त छात्र मंडल, इसके अलावा समाज सुधार मंडल, सनातन धर्म मंडल, ये नाम ध्यान रख लेना, सनातन धर्म मंडल और समाज सुधार मंडल, ये ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए जयपुर में कार्यरत थे। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको तो रिमूव कर दें, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से गठित जयपुर हितकारिणी सभा के प्रथम मंत्री कौन थे। तो ये भी एक राजनीतिक संगठन था जयपुर हितकारिणी सभा, और किसकी प्रेरणा से गठित हुआ था, हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से। अब हीरालाल शास्त्री कौन थे, एक बार थोड़ा सा उनका परिचय दूं और फिर इसके बारे में भी मैं बताता हूं जयपुर हितकारिणी सभा के बारे में। आ जाओ हीरालाल शास्त्री पे, कहाँ गए हीरालाल शास्त्री, ये रहे, अलग से इमेज मैंने ली होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। हीरालाल शास्त्री आप जानते हैं राजस्थान के ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, जयपुर जिले से ही संबंधित थे। उस समय जयपुर रियासत होती थी, वर्तमान जयपुर जिले में एक तहसील आती है जोबनेर, वहां जोबनेर में इनका जन्म हुआ था।
जोबनेर। 1899 में इनका जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी महाराजा कॉलेज में। महाराजा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। जयपुर प्रजामंडल के एक अच्छे नेता थे। इनके द्वारा शुरू से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में वर्ष 1927 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जीवन कुटीर। जीवन कुटीर क्या है ये जीवन कुटीर? आपने बनस्थली विद्यापीठ का नाम सुना है, जो टोंक में है। बनस्थली विद्यापीठ जहां जो पूरे इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर पीएचडी तक की वहां पर हर प्रकार की शिक्षा होती है। वही वनस्थली विद्यापीठ है या बनस्थली विद्यापीठ है जो जीवन कुटीर था, और जीवन कुटीर के बाद उसका नाम पड़ा बनस्थली विद्यापीठ। ये भी ध्यान रख लेना, अभी क्वेश्चन आएगा। 6 अक्टूबर 1927 में तो जीवन कुटीर इन्होंने बनाया, हीरालाल शास्त्री ने। यही जीवन कुटीर आगे चलकर 6 अक्टूबर 1935 को बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना गया। बनस्थली विद्यापीठ। इसके संबंध में भारत के एक बड़े नेता का एक कथन है कि बनस्थली विद्यापीठ मेरे दिल में बसता है, और अगर मैं लड़की होती तो बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ने के लिए जरूर जाती। और यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। यह नेहरू का एक कथन है। आगे चलकर अभी ऐसा सवाल आएगा, तो ध्यान रख लेना इस बात के बारे में। थोड़ा सा सवाल यह है कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये जो जीवन कुटीर है इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखो, हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री या रतन शास्त्री। ठीक है, रत्ना शास्त्री या रतन शास्त्री। इनकी पुत्री थी, इसको तो मैं रिमूव करूं, इन दोनों की पुत्री थी जिनका नाम था शांताबाई। और शांताबाई बचपन से ही गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रयासरत थी। लड़कियों को पढ़ाया करती थी, निःशुल्क पढ़ाया करती थी। लेकिन उनकी असामयिक जब मृत्यु हो गई तो इससे हीरालाल शास्त्री को बड़ा दुख हुआ, और उनके जीवन के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1927 में वही जीवन कुटीर के नाम से एक संगठन बना दिया गया। और जीवन कुटीर के नाम से ही इन्होंने जीवन कुटीर में काफ़ी कार्यकर्ताओं को भी भर्ती किया, और आगे चलकर फिर यही बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना गया। ये जो संगठन है, ये जो स्कूल है बनस्थली विद्यापीठ, यहाँ पर पंचमुखी शिक्षा के लिए इसको जाना जाता है। अब पंचमुखी शिक्षा में कौन कौन से आयाम है, मतलब कौन कौन सी किस प्रकार की एजुकेशन होती है? तो भैया पेंटिंग भी सिखाई जाती है, फिजिकल भी फिट रखा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये मैंने वहीं से लिया एक स्क्रीनशॉट। 5 में एक तो फिजिकल यानी शारीरिक शिक्षा। आप शारीरिक में क्या कराएंगे? खेल कूद कराएंगे आपको। इसके अतिरिक्त एनेस्थेटिक, मतलब गाने वगैरह या पेंटिंग वगैरह से ये रिलेटेड हो गई। इसके अलावा प्रैक्टिकल शिक्षा हो गई आपकी, जैसे कोई भी छापा वगैरह, सांगानेरी प्रिंट या इस तरह की। नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। तो ये 5 आयाम की शिक्षा है जो दी जाती है छात्राओं को, और इसी को कहा जाता है पंचमुखी शिक्षा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, पंचमुखी शिक्षा। क्लियर है? इतना परिचय मिला हीरालाल शास्त्री के बारे में। थोड़ी सी बातें और। हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर में जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। यह राजनीतिक संगठन जयपुर हितकारिणी सभा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बालचंद शास्त्री। अध्यक्ष कौन? बालचंद शास्त्री पहले अध्यक्ष थे इसके। और इसके जो मंत्री बनाए गए थे, मतलब सेक्रेटरी, वो थे केसरलाल कटारिया। केसरलाल कटारिया। ठीक है साहब, आ जाइए अब सवाल की तरफ। तो सवाल क्या था? हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से गठित जयपुर हितकारिणी सभा के प्रथम मंत्री कौन थे? मंत्री कौन थे? केसरलाल कटारिया, ये उत्तर आएगा। जबकि बालचंद शास्त्री कौन थे? वो तो इसके अध्यक्ष थे। चिरंजीलाल मिश्र, चिरंजीलाल मिश्र नहीं थे। हम जानते हैं चिरंजीलाल मिश्र तो क्या होगा, अब जयपुर प्रजामंडल का जब गठन होगा ना दूसरी बार, मैं बाद में बात करूंगा, हालांकि आ गया विषय तो बता देता हूं। पहली बार गठन हुआ था 1931 में जयपुर प्रजामंडल का, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से। किसके? कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से। लेकिन शुरू के 5 साल तक जयपुर प्रजामंडल केवल रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित रहा, मतलब खादी बनाने का ही काम था, कोई ज़्यादा राजनीतिक काम नहीं किए थे। लेकिन बाद में 1936 में जयपुर प्रजामंडल का फिर से गठन किया गया, और अब जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे चिरंजीलाल मिश्र, और इसके जो मंत्री बनाए गए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का 1936 में हुआ, तब इसके अध्यक्ष थे चिरंजीलाल मिश्र। और कपूरचंद पाटनी कौन थे? ये पहली बार जब जयपुर प्रजामंडल बना था 1931 में, तब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ये मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। सनातन धर्म मंडल, समाज सुधार मंडल, छात्र मंडल, प्रयास परिषद जैसी संस्थाओं का गठन किस रियासत में किया गया था? सिंपल, जयपुर रियासत में, यही मैंने अभी आपको बताया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? कब बताया मैंने? 6 अक्टूबर 1935 को ये, जबकि पहले 1927 में किस नाम से बनाया गया था? ये जीवन कुटीर के नाम से, और फिर 6 अक्टूबर 1935 को इसको बनस्थली विद्यापीठ बना दिया गया था। आगे बढ़िए, अगला है भैया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। कर ही दिया होगा आपने टिक। ये कथन किसका है कि बनस्थली मेरे दिल में बसी है, यदि मैं एक लड़की होती तो मैं अपनी शिक्षा के लिए बनस्थली आती? ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या लगता है कि साहब बनस्थली जो है वो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से बना है, तो इनका ही कथन होगा, जबकि ध्यान रखना है किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। तो ये था हमारा जयपुर प्रजामंडल का पार्ट 1। अभी पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सारे पार्ट देखने के बाद किताब को टच भी मत करना भले ही। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।